पहले वीडियो में आपने देखा चौहान वंश के प्रारंभिक राजाओं और चौहान वंश की प्रारंभिक जानकारी आपको प्राप्त हुई। अब इस वीडियो में पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आपको बताया जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय, इसका समय 1177 से 1192 ईस्वी तक रहा है। 1177 ईस्वी में जब इसके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात पृथ्वीराज तृतीय चौहान राजा बना। सोमेश्वर के काल में ही पृथ्वीराज को युवराज के लिए उचित सैन्य और लौकिक शिक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि जिस समय सोमेश्वर की मृत्यु हुई, पृथ्वीराज तृतीय उस समय अल्पवयस्क था। कुछ लोग इसकी आयु उस समय 11 वर्ष ही स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज की जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। DC गांगुली उसका जन्म समय 1162 से 1165 ईस्वी के मध्य मानते हैं। पृथ्वीराज विजय में उसकी जन्मतिथि विक्रम संवत 1223 के ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि बताई गई है। गोपीनाथ शर्मा आदि विद्वान इस तिथि को प्रमाणित नहीं मानते। उनके अनुसार इसका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। सिंहासन पर बैठने के समय इसकी आयु 11 वर्ष थी। इसीलिए जब यह शासक बना तो यह अल्पवयस्क था और इसकी अल्पवयस्कता के कारण इसकी माता कर्पूर देवी इसकी संरक्षिका बनी। कर्पूर देवी एक कुशल राजनीतिज्ञा थी और उसने अपने पति के समय के मंत्रियों और अधिकारियों को यथावत उनके पदों पर बने रहने दिया और उनकी सहायता से सफलतापूर्वक शासन संचालित किया। किंतु उसकी सफलता का आधा श्रेय पृथ्वीराज के विद्वान, कुशल शासक और स्वामीभक्त मुख्यमंत्री महामंडलेश्वर कदम्बवास, जिसे कैमास या कैम्बेवास भी के नाम से भी जाना जाता है, को जाता है। इस समय दूसरा प्रमुख व्यक्ति कर्पूर देवी के पिता अचलराज का भाई भुवनेक मल्ल था, जो पृथ्वीराज का सेनापति था। ये कहा जाता है कि इन्हीं दोनों की सहायता से प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करके पृथ्वीराज ने अपने शासन को संभाला था। इन दोनों की तुलना पृथ्वीराज के लिए इस प्रकार की जा सकती है जैसे गरुड़ ने राम और लक्ष्मण की नागपाश से रक्षा की थी। कर्पूर देवी का संरक्षण काल अत्यंत अल्प रहा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने स्वयं सभी कामकाज अपने हाथ में ले लिए। अब है चौहानों की राज्य की स्थिति, यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान का सिंहासनारोहण हुआ तब चौहान राज्य की स्थिति क्या थी। पृथ्वीराज का सिंहासन फूलों की सेज न होकर कांटों से भरा हुआ था। सिंहासनारोहण के समय उसका राज्य अनेकानेक आंतरिक और बाह्य संकटों से घिरा था। यद्यपि उसे विरासत में एक विस्तृत साम्राज्य मिला था, किंतु वह शत्रुओं, कठिनाइयों और संकटों से परिपूर्ण था। उसकी अल्पवयस्कता का लाभ उठाकर उसी के परिवारीजनों ने उसके उत्तराधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। कुछ अधीनस्थ क्षेत्रों ने चौहानों की प्रभुता से स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र नागार्जुन गुड़गांव पर अधिकार करके पृथ्वीराज तृतीय से सिंहासन छीनने के लिए शक्ति संगठित कर रहा था। चौहानों के करत सामंत भंडारकों ने भी चौहानों की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस तरह उसका राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा था। दक्षिण पश्चिम में गुजरात के चालुक्यों के साथ चौहानों की पारंपरिक शत्रुता थी। दोनों ही एक दूसरे को अपनी प्रभुता में लाने के लिए संघर्ष करते थे। पूर्व की ओर कन्नौज के गहड़वाल चौहानों के शत्रु थे। इस समय गहड़वालों का राजा जयचंद्र था और वह भी उत्तर भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता था और इस तरह से चौहानों का सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी भी था। महोबा के चंदेल भी चौहान राज्यों के कुछ प्रदेशों को अपने अधिकार में करना चाहते थे। उत्तर पश्चिम में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में मुसलमानों का दबाव भारत में आक्रमण के लिए बढ़ता जा रहा था और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं सिंहासनारोहण के समय उपस्थित थी। अब है पृथ्वीराज की उपलब्धियां कि किस प्रकार से पृथ्वीराज ने
अपने समय की उपस्थित इन समस्याओं का निराकरण करके अपने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। 3 प्रमुख बिंदु हैं आंतरिक विद्रोहों का दमन, साम्राज्यवादी या दिग्विजय नीति, और तीसरा मुसलमानों से या तुर्कों से संघर्ष। पहला हम लेते हैं आंतरिक विद्रोहों का दमन। आंतरिक विद्रोहों के दमन के अंतर्गत पहला आता है नागार्जुन का दमन। पृथ्वीराज तृतीय का राज्याधिकार निर्विवादित नहीं था। शासक बनने के कुछ समय बाद ही विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र व अपर गांगेय के छोटे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज के राज्याधिकारी को चुनौती दी और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। कुछ असंतुष्ट चौहान राज सामंतों ने भी नागार्जुन की पक्षता ली और उसकी ओर चले गए, और इस तरह उन लोगों ने पृथ्वीराज को गद्दी से हटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। पृथ्वीराज ने अपने मुख्यमंत्री कदम्बवास को एक विशाल सेना देकर नागार्जुन के विद्रोह के दमन का दायित्व सौंपा। इस सेना ने गुड़गांव को चारों ओर से घेर लिया। नागार्जुन तो कायर की भांति वहां से पलायन कर गया, किंतु उसकी माँ, पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य बंदी बना लिए गए। नागार्जुन के सेनानायक देवभट्ट ने अपने स्वामी की अनुपस्थिति में भी कुछ समय तक पृथ्वीराज की सेना से संघर्ष किया, किंतु अंत में वह पराजित होकर मारा गया। नागार्जुन के अनेक सहयोगी सैनिकों और कर्मचारियों को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उनके सिर भावी राजद्रोहियों को चेतावनी के रूप में किले की प्राचीरों और प्रवेश द्वारों पर टांग दिए गए। प्रतिशोध के ऐसे उदाहरण मुस्लिम इतिहास में व्यापक हैं, लेकिन हिंदू इतिहास में इस तरह के नृशंस उदाहरण कम प्राप्त होते हैं। दूसरा, भंडारकों के विद्रोह का दमन। भंडारकों का प्रभाव क्षेत्र कुछ विद्वानों के अनुसार कन्नौज और हर्षपुर के मध्य क्षेत्र में था, कुछ के अनुसार गुड़गांव और हिसार जिले के आसपास था, कुछ के अनुसार रेवाड़ी के आसपास था, और कुछ इसे रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी, मथुरा आदि क्षेत्रों में मानते हैं। यह जाति स्वतंत्रता प्रिय थी और समय समय पर विद्रोह करते रहते थे। विग्रहराज चतुर्थ ने भी इन्हें परास्त किया था, किंतु पृथ्वीराज की अल्प वयस्कता का लाभ उठाकर उसके समय में इन्होंने पुनः शक्तिशाली होकर चौहानों की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे चौहान राज्य की उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। पृथ्वीराज दिग्विजय का आकांक्षी था, अतः आंतरिक शत्रुओं का दमन करना सबसे प्रमुख था। नागार्जुन के विद्रोह के दमन के पश्चात पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भंडारकों पर भीषण आक्रमण कर दिया, उनकी बस्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अनेकों को मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों लोग प्राण रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की ओर भाग गए, बाकी ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस तरह पृथ्वीराज ने भंडारकों की शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया, क्योंकि इसके पश्चात इनका एक शक्ति के रूप में उल्लेख प्राप्त नहीं होता, और इससे दिल्ली अजमेर की दूरियां एक सूत्र में बंध गईं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं इसकी उपलब्धियों में, साम्राज्यवादी या दिग्विजय नीति। अपने शत्रुओं का या अपने घर के ही शत्रुओं का दमन करने के पश्चात पृथ्वीराज ने साम्राज्यवादी नीति अपनाने का निश्चय किया। इस समय चौहान राज्य की सीमाएं उत्तर में मुस्लिम राज्य, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और पूर्व में चंदेल राज्य को छूने लगी थी। चंदेलों के आगे कन्नौज के गहड़वाल थे। चूंकि राज्य विस्तार का सबसे सरल और प्रथम केंद्र पड़ोसी राज्य ही होते हैं, अतः पृथ्वीराज की विस्तारवादी नीति का प्रथम प्रयास भी या प्रथम चरण भी उसके पड़ोसियों से ही शुरू होता है। पहला है चंदेल विजय। पृथ्वीराज को अपनी विस्तारवादी नीति को साकार रूप देने के लिए सर्वप्रथम चंदेलों पर आक्रमण करना पड़ा। भंडारकों के दमन के पश्चात पृथ्वीराज के राज्य की सीमा चंदेलों के राज्य तक जा पहुंची थी। चंदेल राज्य बुंदेलखंड, जैजाक, भुक्ति, महोबा आदि क्षेत्रों में फैला था। महोबा चंदेलों की राजधानी थी। इस समय चंदेल राज्य पर परमर्दी देव का शासन था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज और परमर्दी देव में कट्टर शत्रुता थी। इस समय चंदेल राज्य की आंतरिक स्थिति भी असंतोषजनक थी। परमर्दी देव के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर अनेक चंदेल सरदार उसकी सेवा छोड़कर अन्य हिंदू राजाओं के संरक्षण में चले गए।
जिसमें उसके सेनापति आला और उदल प्रमुख थे, जिन्होंने कन्नौज दरबार में शरण ली थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर भंडानकों के दमन के पश्चात पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण कर दिया। अनेक साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों जैसे खरतरगच्छ पट्टावली, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर पद्धति, प्रबंध चिंतामणि, भाऊ कालिंजर, महोबा अभिलेख आदि में पृथ्वीराज और परमर्दी देव के संघर्ष का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ये पता चलता है कि इस युद्ध में आला और उदल मारे गए। उन्होंने कन्नौज की सेना की ओर से चंदेलों के लिए भाग लिया था और वस्तुतः परमर्दी देव जो था वो पराजित हुआ। 1182 ईस्वी के मदनपुर अभिलेख में पृथ्वीराज द्वारा जैजाक भुक्ति के प्रदेश को नष्ट करने का उल्लेख है। सारंगधर पद्धति प्रबंध चिंतामणि में भी परमर्दी देव की हार का उल्लेख मिलता है और इस प्रकार से परमर्दी देव पराजित हो गया। हालांकि कुछ समय के बाद उसने उन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद है गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष। गुजरात के चालुक्य और शाकंभरी के चौहानों में परंपरागत शत्रुता थी। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के काल में दोनों के संबंध कुछ समय के लिए मैत्रीपूर्ण हुए, क्योंकि सोमेश्वर चालुक्यों का दोहित्र था और उसका बचपन भी गुजरात में ही व्यतीत हुआ था, किंतु यह संबंध स्थायी नहीं रहे। पृथ्वीराज के समय दोनों राजवंशों में पुनः संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष के कारणों के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। पृथ्वीराज रासो में अतिरंजित और अनैतिहासिक जानकारियां दी गई हैं। रासो के अनुसार इस संघर्ष का मुख्य कारण आबू के परमार नरेश अलख की पुत्री इच्छनी देवी थी, जिससे पृथ्वीराज और चालुक्य नरेश भीमदेव दोनों ही विवाह करना चाहते थे। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज द्वारा इच्छनी से विवाह कर लेने से रुष्ट होकर भीमदेव द्वितीय ने चौहान राज्य पर आक्रमण कर दिया और सोमेश्वर की हत्या करके नागौर पर अधिकार कर लिया। किंतु कालांतर में पृथ्वीराज ने भीमदेव को परास्त कर मार डाला और नागौर पर भी अधिकार कर लिया। एक अन्य स्थान पर संघर्ष का दूसरा कारण बताया गया है कि पृथ्वीराज के चाचा कान्हा द्वारा भीमदेव के चाचा के सारंगदेव के 7 पुत्रों की हत्या की गई, इसीलिए भीमदेव रुष्ट हुआ और उसने चौहान राज्य पर आक्रमण कर दिया। किंतु ये दोनों ही कारण युक्तिसंगत और ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि ओझा के अनुसार इस समय आबू पर अलख नहीं वरन धारावर्ष नामक राजा शासन कर रहा था और उसकी इच्छनी नामक कोई पुत्री नहीं थी। सोमेश्वर भी स्वाभाविक मौत मरा था, भीमदेव ने उसकी हत्या नहीं की थी। इस तरह और भीमदेव भी 1241 ईस्वी तक जीवित था और जबकि पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु 1192 ईस्वी के लगभग हो गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य जो संघर्ष का प्रमुख कारण था वो साम्राज्यवादी कारण था। चालुक्यों का राज्य आबू और नाडौल तक फैला हुआ था और आबू के परमार और नाडौल के चौहान चालुक्यों के करत सामंत थे। पृथ्वीराज की राज्य की सीमाएं नाडौल और आबू को छूने लगी थीं और इसीलिए इनके मध्य संघर्ष हुआ। अब इनके मध्य जो संघर्ष हुआ उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। मारवाड़ के विस्तृत क्षेत्र को अजमेर राज्य में मिलाने की महत्वाकांक्षा ने पृथ्वीराज को भीमदेव के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। खरतरगच्छ पट्टावली और पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1184-1187 ईस्वी में युद्ध और संधि का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो में 1184 के नागौर के युद्ध का वर्णन मिलता है। 1187 ईस्वी में जगदेव प्रतिहार के बीच बचाव कराने से दोनों राज्यों के मध्य संधि हुई। निसंदेह चालुक्य राज्य पर पृथ्वीराज के आक्रमण अपनी शक्ति को बतलाना मात्र न था, बल्कि अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित करना था। इस नीति से पृथ्वीराज को कोई लाभ नहीं हुआ और न ही भीमदेव द्वितीय को। यह संभव है कि दोनों में युद्ध हुआ और दोनों में तनातनी थी, दोनों में मित्रता नहीं थी। पृथ्वीराज की साम्राज्यवादी या दिग्विजय नीति के अंतर्गत तीसरा चरण आता है। चौहान राज्य के अन्य पड़ोसी राज्यों की भांति उसके उत्तर पूर्व में स्थित कन्नौज के गहड़वालों से भी चौहानों के संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे।
विग्रहराज चतुर्थ ने भी गहड़वाल राजा विजयचंद्र को युद्ध में पराजित किया था। उसके उत्तराधिकारी जयचंद्र अपनी इस पराजय का चौहानों से बदला लेना चाहता था और पृथ्वीराज ने जब चंदेलों को पराजित किया तो कन्नौज ने चंदेलों का समर्थन किया और उनकी सहायता की थी। इसलिए भी पृथ्वीराज कन्नौज को सबक सिखाना चाहता था। दशरथ शर्मा के अनुसार दोनों ही महत्वाकांक्षी राजा थे, एक दूसरे के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की आकांक्षा रखते थे और यही उनके मध्य शत्रुता और वैमनस्य का प्रमुख कारण था। इनके मध्य युद्ध का तात्कालिक कारण संयोगिता का अपहरण माना जाता है। संयोगिता के अपहरण के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार पृथ्वीराज का समकालीन गहड़वाल राजा, यह कथा पृथ्वीराज रासो में ही दी गई है। पृथ्वीराज का समकालीन गहड़वाल राजा जयचंद अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी पुत्री संयोगिता रूप लावण्य की स्वामिनी थी। पृथ्वीराज की वीर गाथाओं को सुनकर वह उस पर मुग्ध हो गई और मन ही मन उसे प्रेम करने लगी। कहा जाता है कि वह पृथ्वीराज से विवाह करने को लालायित थी और जो जयचंद्र के लिए असहनीय था। रासो के अनुसार जयचंद्र ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और साथ ही अपनी पुत्री संयोगिता के लिए उपयुक्त वर प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की भी घोषणा की। उसने सभी सुविख्यात राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया, किंतु शत्रुता और वैमनस्य के कारण पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसने उसकी एक मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के रूप में स्वयंवर कक्ष के द्वार पर रखवा दी। पृथ्वीराज स्वयं भी संयोगिता से विवाह करना चाहता था और उसे अपने गुप्तचरों से समस्त जानकारी प्राप्त हो गई। अतः अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए स्वयंवर में सभी राजाओं को आमंत्रित करने का एक नियम होता था और इस नियम का पालन न करके जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान किया था। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए और संयोगिता से विवाह करने के लिए छद्म भेष में अपने सैनिकों सहित स्वयंवर में पहुंच गया। जनश्रुति के अनुसार स्वयंवर में संयोगिता जयमाला लेकर आई और नरेशों की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ती गई और जब उसने द्वारपाल पर पृथ्वीराज की मूर्ति को देखा तो उस मूर्ति के गले में माला डाल दी और उसी समय में पृथ्वीराज वहां आ गए और उन्होंने संयोगिता को उठा लिया और अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से चल दिए। जयचंद्र ने अपने सैनिकों को उनके पीछे भेजा, किंतु संयोगिता को पृथ्वीराज से छुड़ाने में असफल रहे और मारे गए। पृथ्वीराज संयोगिता सहित सकुशल अजमेर पहुंच गए और वहां दोनों का विवाह हुआ। हालांकि इस घटना को अनेक विद्वानों ने कपोल कल्पित माना है। इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह है। आर.एस. त्रिपाठी ओझा इसे एक प्रेमाख्यान कवि की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज विजय प्रबंध चिंतामणि प्रबंध कोश हम्बीर महाकाव्य में इस घटना का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह किया जाता है। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि पृथ्वीराज के समय में राजसूय यज्ञ और स्वयंवर की प्रथाएं समाप्त हो गई थी और जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ करने के अनुरूप विजय प्राप्त भी नहीं की थी। डॉक्टर ओझा का कथन है कि रंभा मंजरी और जयचंद्र के शिलालेखों में संयोगिता का उल्लेख नहीं है, अतः यह किसी भाट की कल्पना की उपज है। इसके विपरीत दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा इस घटना को ऐतिहासिक मानते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वीराज की अनेक उपलब्धियों में यहाँ उनके विवाह का वर्णन नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अविवाहित थे। उनके पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने विवाह किया था। एक राजपूत वंश दूसरे वंश को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवाना या राजकुमारियों का विवाह मंडप से अपहरण करना, यह पुरानी परंपराएं थी। इस तरह अगर यह पृथ्वीराज ने संयोगिता के साथ विवाह तथा उसका अपहरण, उन्होंने इस बात को सही माना है। अबुल फजल ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। तो इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि यह जो घटना थी, यह घटना हुई या नहीं हुई, इस संदर्भ में संशय है। वस्तुतः
पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय योजनाओं को कई इतिहासकारों ने समयोचित, न्यायोचित और आवश्यक बताया है। सीवी वैद्य ने पृथ्वीराज के यश को बढ़ाने में इन दिग्विजयों को स्वीकार किया है, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह दिग्विजय योजना दूरदर्शिता से शून्य बताई है। इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज ने यदि सूझबूझ से काम लिया होता तो पड़ोसी राज्यों से परस्पर अनाक्रमण संधि कर लेता और इसका फायदा उसे विदेशी आक्रमण के समय प्राप्त होता। धन्यवाद।